अर्बन कंपनी एसी सर्विसिंग, बना एसी को नए जैसा। चालू झालं. गुड इव्हनिंग गाईज. गुड इव्हनिंग. कैन यू हियर मी? आप लोग मुझे सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं. न्यूमेरिकल्स आना. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. न्यूमेरिकल विचारले जाऊ शकतात. यस. ऑडिबल आहे. ओके ग्रेट. कांचन. रोनित. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग आशिष. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. Good evening, sir. I have watched your recorded physics lecture. Fabulous teaching. Pooja, thank you so much. Right? Recorded lecture थे, अब MCQ हो जाएंगे. Right? That will be a great experience. मागच्या वर्षी मी प्रीसाठी एक मॅरेथॉन सेशन घेतलं तर बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग साठी BME साठी. BME चे 10 क्वेश्चन्स येतात. पहिले यायचे म्हणजे जुन्या सिलेबस मध्ये त्या 10 क्वेश्चन पैकी तुम्ही खाली मॅरेथॉन जरी केलं असतं तरी 6 ते 7 क्वेश्चन आरामात सॉल्व करता आले असते. आरामात बिलकुल. राईट. फक्त मॅरेथॉन सेशनवर 3.5-4 तासाचे मॅरेथॉन, 2 मॅरेथॉन मोठे मोठे घेतले होते 2-2 तासाचे. त्याच्यामध्ये मी 100 क्वेश्चन घेतले होते. त्या 100 क्वेश्चनच्या सराउंडिंग मध्ये मी जे काही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सांगितलं होतं त्याच्या बेसिसवर तुम्ही 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करू शकले असते. आणि सेम कंडिशन फिजिक्स सोबत पण होणार आहे. सेम कंडिशन फिजिक्स सोबत होणार आहे. कारण क्वेश्चन ठरलेले असतात तेच नेहमी एक्झाम मध्ये येतात. MPSC चे क्वेश्चन बघा, त्याच्या सराउंडिंग मध्ये मी जे कंटेंट सांगतो ना तेवढं करा. त्याच्या व्यतिरिक्त आता काहीही करायला तुमच्याकडे वेळ नाही. पण सब्जेक्ट सोडण्याच्या अगोदर एवढे व्हिडिओज जे मी 2-3 व्हिडिओज टाकतो, हार्डली तुम्हाला 3 तास बघायला लागतील. ते करून नक्की जा. आपण ते सोडू नका. राईट. 101% क्वेश्चन तुम्हाला त्याच्यातून मिळतील. सो नो डाउट अबाउट इट. सर हाउ मेनी साइंस क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर अप्रोक्सीमेटली? आप 10 के अराउंड क्वेश्चंस पकड़ के चलिए. राइट. अभी इतना ही जो बता रहा हूं वो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. समय नहीं बचा हुआ है. राइट. तो चलिए आगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला, साउंड इज अ वेव. हाँ बिल्कुल, साउंड एक वेव है. स्पेशली ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है. लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो कि एक मैकेनिकल टाइप की वेव है जिसके लिए मीडियम की जरूरत है. मैकेनिकल वेव जिसके लिए मीडियम की जरूरत है. कल हमने लाइट देखा था. लगभग लाइट के ऊपर 47 क्वेश्चन देखे थे. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट है. आज साउंड और इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे. आज भी हम करीबन 42-43 क्वेश्चंस लेने वाले हैं. राइट. ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं. लगभग इन 3 टॉपिक के ऊपर अभी तक 90 क्वेश्चन के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए एमपीएससी में. बाकी सभी को कंपाइल करोगे, रिमेनिंग फिजिक्स आपको 70 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे. बाकी सभी बचे हुए टॉपिक, चाहे आपका ग्रेविटेशन हो, डायमेंशन हो, मैकेनिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हीट हो, रेडियो एक्टिविटी हो, राइट, सब में मिला के 70 क्वेश्चन जो कल लेने वाले हैं. राइट. चलिए. सो साउंड इज वेव है. उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हियर्ड इज 20 किलोहर्ट्ज एंड अबव. देखो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 to 20 किलोहर्ट्ज के बीच में ही सुनाई देती है. राइट. इसके पहले वाला भी नहीं सुनाई देता, इसके बाद वाला भी नहीं सुनाई देता. इसके बाद वाला अल्ट्रासाउंड होता है.
फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासाउंड, इससे कम है 20 से कम है फ्रीक्वेंसी तो इंफ्रासाउंड, राइट। 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासाउंड, 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासाउंड, और ये है ऑडिबल रेंज, राइट। तो आपका बी तो है नहीं, जैसे बी नहीं है बी वाले ऑप्शन कट कर दो। यहां एक बी वाला ऑप्शन है, यहां एक बी वाला ऑप्शन है, बचा क्या है, ए, सी एंड डी, राइट। अब देखिए, मीडिया इज रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, बिल्कुल चाहिए, मैकेनिकल वेव है तो ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो ए और सी, हमारा आंसर कहां है, ए और सी। अब डी को थोड़ा चेक करते हैं, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है इसीलिए इस क्वेश्चन में। अल्टीमेटली साउंड वेव्स आर कॉल्ड एज अ नॉइज, इसमें भी कोई गलत नहीं है, मगर मोर करेक्ट को जाना है इसलिए हमने ए एंड सी किया है। तो कितने लोगों का आंसर 2 है। डॉल्फिन और बैट अल्ट्रासाउंड ईयर करता है, बिल्कुल सही है, राइट, डॉल्फिन और बैट। आगे जाएंगे, सभी क्वेश्चन होते रहेंगे, चलिए आगे। द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ अ मास 257 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 257 मीटर पर सेकंड विल बी। देखो कुछ फॉर्मूलेज है साउंड के अंदर या वेव थ्योरी के अंदर, वो मैं फॉर्मूले बताता हूं। आपको वेलोसिटी निकालनी है, राइट। तो वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होगा, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, ये होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 1 बाय सेकंड, 1 बाय सेकंड को बोला जाता है हर्ट्ज, राइट। फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, राइट। एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, ओके। क्या होती है, एनर्जी होती है, एच क्या है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद में लैम्डा इज वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ निकालनी है, राइट। कैसे निकालेंगे वेवलेंथ, अब बचा क्या है, एच डिवाइडेड बाय पी, पी होता है मोमेंटम, पी क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। हमारे पास एच की वैल्यू गिवन है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.257 इंटू 0.257 वेलोसिटी, सॉरी 257 निकालिए आंसर, और आंसर निकाल के बताइए मुझे कहां तक आंसर आता है, राइट। खड़ाखट बताइए आंसर क्या आएगा, गाइस टेल मी द आंसर। लिख कर लेना है कि बस स्क्रीनशॉट निकाल लो, अब मैं साइड इसलिए हो रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीन विजिबल नहीं है, इज इट विजिबल और नॉट, बताइए इसका आंसर क्या आता है। ब्लर है क्या, विजिबल और नॉट, मुझे कंफर्मेशन दीजिए, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। सो योर आंसर इज 1, आंसर आता है इसका 1। चलिए आगे। After 5 seconds of lighting, the sound of electricity was heard. If the speed of sound is in the ear is, देखो ईयर के अंदर यही स्पीड होता है साउंड का, साउंड का स्पीड ईयर के अंदर होता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होगा तब साउंड का स्पीड होता है 340 मीटर पर सेकंड। ये साउंड का स्पीड है ईयर के अंदर, राइट। और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पूछा है डिस्टेंस, राइट, हमें पूछा है डिस्टेंस, तो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी गिवन है 340, राइट। टाइम कितना गिवन है 5 सेकंड, तो साउंड डिस्टेंस कितना कवर करेगा 0 5 चौक 20, 2 5 त्रिक 15, 15 2 17, सो 1700 मीटर। योर आंसर इज 3, आंसर इज 3। देखो आपको साउंड क्लियरली सुनना है,
तो दो साउंड के बीच में 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए, तब आपको साउंड क्लियरली सुनाई देगा। दो साउंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1/10 सेकंड का, तभी आप दूसरे साउंड को सुन पाओगे। राइट, चलिए आगे। द स्पीड ऑफ साउंड वेव विथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी 336 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, सो रिमूव द फ्रीक्वेंसी विल बी ऑडिबल। देखो सिंपल, उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछा है, हमें स्पीड गिवन है, हमें वेवलेंथ गिवन है, पूछा क्या गया है? फ्रीक्वेंसी। ओके, कभी आपके पास टाइम नहीं होगा ना, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें पता है। हम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। राइट, इसके पहले भी सुन नहीं सकते, इसके बाद में भी नहीं सुन सकते। अब देखो इसमें रेंज, ये 11,200 सुन सकते हैं, वो 20 to 20,000 के बीच में आएगी, तो ये सुन सकते हैं, मगर ये नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 1,08,000 सुन सकते हैं क्या? नहीं, 20,000 से ऊपर है, नहीं सुन सकते, तो भी यस बोल रहा है ऑप्शन 2, तो ये भी गलत है। बचे क्या है? 1 और 4। टाइम नहीं होगा तो 50-50 डन का। चले आगे, हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। V इज इक्वल टू होता है F इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कितनी है? 336 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। 1,1,2 ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 1,1,2,0,0 राइट, 1,1,2,0,0 क्लियर है सबको? बाबा सबको क्लियर है या नहीं? आंसर इज 4। ग्रेट, बैट बिल्कुल सही है। चलिए आगे। हाँ, बायलैंग्वेज 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं। राइट, इंग्लिश में भी होगे, मराठी में भी होगे, मगर आप देखिए साइंस जो है ना, साइंस को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राइट, साइंस को मराठी में पढ़ोगे तो डिफिकल्टी होगी। भाई प्रेशर को दाब बोलते हैं, राइट, वर्क को कार्य बोलते हैं। राइट, कार्य दाब हमने कब सुना है? स्कूलिंग में, मराठी मीडियम के होंगे तब। राइट, तो मुश्किल हो जाता है मराठी में क्वेश्चन साइंस के। हाँ, बाकी सब्जेक्ट के इजी हो जाते हैं। वैसे इग्नाइट की टेस्ट सीरीज दोनों लैंग्वेज में, एक तो मराठी में भी है और इंग्लिश में भी है। राइट, बहुत कम लोग दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज रखते होंगे, दोनों में है इग्नाइट। A fine inspection done with the help of audio visual sound waves is useful for to understand the defect in womb। ये यूटेरस होता है ना, यूटेरस के लिए ऑडिबल साउंड का यूज करते हैं, उसके अंदर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ जो कुछ है चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ हर्ट वॉल। ओके, ये भी सही है। यही समझने के लिए हम ऑडिबल साउंड का यूज करके टेस्ट करते हैं। राइट, तो दोनों सही है। आंसर क्या है? 3। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस इंफ्रासोनिक वेव टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। राइट, अब देखो दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड का कौन यूज करता है? तो इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करता है वेल्स, राइट, रिनो, एलिफेंट, ये तीनों यूज करते हैं। तीनों इंफ्रासोनिक का यूज करता है। तो अल्ट्रासाउंड का कौन करता है भाई? अल्ट्रासाउंड का कौन करता है? तो बैट, राइट, अल्ट्रासाउंड का यूज करती है। उसके बाद में डॉल्फिन, ये दोनों जो है बैट एंड डॉल्फिन, ये अल्ट्रासाउंड का यूज करती है। क्लियर? और इंफ्रासाउंड कहां गया रे? इंफ्रासोनिक, इंफ्रा का कौन यूज करता है? ये तीनों। आपको रटे होने चाहिए, क्वेश्चंस यही आते हैं। आप देखो सभी क्वेश्चन लगभग सिमिलर क्वेश्चंस हैं, लगभग सभी ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन सिमिलर है, और इस साल भी इन्हीं में से एक आना है। मैं साउंड के बारे में तो बिल्कुल श्योर हूं, क्योंकि साउंड के ऊपर मैं 22 के आसपास क्वेश्चन ले रहा हूं, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा, नहीं तो साउंड से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हाँ, अब अल्ट्रासाउंड के उसके साथ में मैं कुछ डेटा भी ऐड कर रहा हूं, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। अल्ट्रासाउंड का यूज कहां होता है? तो अल्ट्राटिस में यूज होता है अल्ट्रासाउंड का। उसके बाद में सोनार जो टेक्निक है,
इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने लॉन्ग फॉर्म भी रखा हुआ है, साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशंस, राइट। और ये सोनार का यूज क्यों होता है? क्योंकि सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी, राइट, सी का डेप्थ मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। उसके बाद में अल्ट्रासोनोग्राफी, नाम में ही लिखा हुआ है अल्ट्रा, ऐसे जगह बिल्कुल ये चीजें आपने कभी भी देखी होगी तो एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। उसके बाद में इकोकार्डियोग्राफी, इन चारों में अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। ये भी अगेन मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, VIMP, लास्ट में यही पॉइंट पढ़ने हैं, इसी से क्वेश्चन मिलना है। क्लियर? चलिए, और ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, 1 घंटे के अंदर सेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके, आज क्या होने वाला है? साउंड होने वाला है, उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी होगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। बाकी मैग्नेटिज्म वगैरह सब कुछ कल होगा, राइट। और कल का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इन 3 अवर्स के ऊपर अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, राइट। चलिए, when we charge the sound of big quality in loud sound, then increase the which of the following parameter. मतलब समझ लीजिए, का रे मित्रा काय चाललं? हा आवाज आहे का बे? काय चाललं? हा आवाज आहे, साउंड में चेंज है, राइट। का रे मित्रा काय चाललं? हा थोडासा कमी इंटेन्सिटीचा साउंड आहे, का बे? बरेच दिवस झाला दिसला नाही, हा जास्त इंटेन्सिटीचा साउंड। क्लियर? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो लाउड वाला है ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और जो साइलेंट वाला है उसकी इंटेंसिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है। तो आपकी साउंड की जो लाउडनेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस, राइट। और जो साउंड की इंटेंसिटी, राइट। अब देखो, इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिफरेंस क्या है? लाउड क्या है? एक ऐसी टर्म है कि हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब मैं जो बात कर रहा हूं, किसी के लिए लाउड है, किसी के लिए साइलेंट है, राइट। जरूरी नहीं है कि सबके लिए मेरी बात लाउड होगी, मगर इंटेंसिटी कंफर्म है। इंटेंसिटी क्या है? कि इस एरिया के थ्रू कितनी साउंड एनर्जी पास होगी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। इंटेंसिटी मतलब इसमें से कितनी साउंड एनर्जी आगे जाएगी। एनर्जी है, इसका मतलब वैट, एनर्जी पर सेकंड, वैट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी का यूनिट है, राइट। और जो कमर्शियल यूनिट है डेसिबल है, डेसिबल, राइट। आपने सुना होगा डेसिबल, राइट। इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हम मिनिमम कितने डेसिबल का साउंड सुन सकते हैं? तो हम 0 डेसिबल का साउंड सुन सकते हैं, मिनिमम 0 डेसिबल का साउंड सुन सकते हैं, राइट। हाँ, मैक्सिमम का क्या? नॉर्मल जो मैं बात करूंगा ना, वो 40 to 45 डेसिबल में होगी। नॉर्मल वाली बातचीत 40 to 45 डेसिबल में होगी। तेज वाली बातचीत 50 to 55 डेसिबल में होगी। तेज वाली, लाउड वाली बोल सकते हैं आप, राइट। डीजे वाले बाबू मेरे गाना बजा दो, डीजे होगा आपका 80 डेसिबल के आसपास। क्लियर? और हम डेंजर कब होगा हमारे लिए? आंख बोल रहा हूं, कानों को सुनने के लिए सबसे डेंजर लिमिट कहां आती है? तो डेंजर होता है 90 डेसिबल। डेंजर होता है 90 डेसिबल। आप 100 डेसिबल से ऊपर साउंड सुनोगे ना तो मैड हो जाओगे। 100 डेसिबल के ऊपर मैड हो जाओगे। 100 डेसिबल के ऊपर, 90 डेसिबल के ऊपर क्या होगा? डेंजरस लिमिट है, 0 मिनिमम सुन सकते हैं, राइट। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या है? वैट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में नॉर्मल जो है 40 to 45, जो कि WHO का जो लिमिट है वो भी उन्होंने वही दिया है, राइट। चलिए आगे, ये हो गया आपका साउंड का लाउडनेस। दूसरा एक होता है पिच। मैं यहां एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, पिच के बारे में भी मैं आपको यही बताऊंगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, पिच जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। क्या?
पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसी को लिखना है तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। राइट, अब ले लिया, चलो आगे। ग्रेट, ओके। पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। और जो वुमेन्स होते हैं, लेडीज जो होती है ना, राइट, गर्ल्स जो होती है, गर्ल्स का पिच, गर्ल्स के लिए पिच जो होता है ना वो हमेशा हायर होता है बॉयज से। बॉयज के पिच से गर्ल्स का पिच हमेशा ज्यादा होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है गर्ल और मतलब कहीं आपने साउंड सुना, राइट, तो गर्ल का है या बॉय का है, कैसे पता करोगे? देखने की जरूरत है क्या? यार नहीं, लड़की बात कर रही है उसकी तरफ देख लू एक बार, जरूरत नहीं है मेरा भाई, देखने की जरूरत नहीं। हाँ तेरी इच्छा हो रही है वो बात अलग है, राइट, मगर लड़की है या लड़का है वो समझने के लिए उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, वॉइस से पता चलता है, राइट। वो क्वालिटी जो है वो पिच है। वो क्या है? पिच है। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच। और गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है बॉयज से, गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी बॉयज से ज्यादा होता है। गर्ल्स का जो वॉइस है वो श्रील होता है और बॉयज का जो है वो ग्रेव होता है। गर्ल्स का क्या होता है? श्रील होता है और बॉयज का जो है वो ग्रेव होता है, राइट। टाइगर का भी ग्रेव होता है, टाइगर का भी पिच लो होता है, टाइगर, इसीलिए बंदा हमारा टाइगर है। क्यों? क्योंकि उसका पिच लो। थर्ड एक टर्म है क्वालिटी। क्वालिटी जो है साउंड की, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, मतलब गिटार का कुछ साउंड अलग ही होगा, राइट, ढोलकी का कुछ अलग होगा, राइट, लता मंगेशकर का वॉइस कुछ अलग होगा, सोनू निगम का, सोनू निगम छोड़ दीजिए, लता मंगेशकर, आशा भोसले, दोनों का वॉइस अलग अलग है, दोनों लेडीज है तो भी वॉइस अलग अलग है। वो क्वालिटी है। वो क्या है? साउंड की क्वालिटी है। क्लियर? मतलब आपको सिंगर के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो क्वालिटी से करोगे, लेडीज और जेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो पिच से करोगे, राइट। ये तीनों टर्म मैंने यहां कंप्लीट कर ली है। इन तीनों पे भी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। गाइस आर यू गेटिंग इट यार? नॉट? हाँ या ना बाबा? सर आंसर इज एम्पलीट्यूड है। हाँ बिल्कुल है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन के साइड इफेक्ट क्या है? पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही फेंक सकते हैं। हियरिंग लॉस इज पार्शियली रिड्यूस, ओके, डिफनेस ऑकर्स, मतलब बहरे हो जाओगे ज्यादा साउंड की वजह से। रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम इज बैडली अफेक्टेड, हाँ बिल्कुल, जितनी गंदी चीजें होती है वो नॉइज पोल्यूशन से हो ही रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफॉर्मिटी इन द वॉर्म मतलब यूटेरस के अंदर, हाँ बिल्कुल है। द इफेक्ट वॉज ऑन थिंकिंग कैपेसिटी एंड कॉन्टैक्ट स्किल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल। सोचना, मैड होगे तो क्या सोचोगे भाई, बहुत ज्यादा 100 डेसिबल के ऊपर साउंड गया, मैड हो जाओगे, राइट। तो थिंकिंग कैपेसिटी पे भी असर होगा। हाई ब्लड प्रेशर, इट इज क्रिएटेड, हाँ बिल्कुल, कोई बहुत तेज तेज बात कर रहा है, टेंशन आएगा या नहीं? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा, ओके। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे, कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट। Whistle of a train passing from a distance can be clearly heard on a night with a dense fog, right? उसके बाद में बिल्कुल सही है। क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। जो आपका साउंड का स्पीड है ना, स्पीड ऑफ साउंड, उसको मैं v लिखूंगा, तो ये जो v है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा साउंड का, पहली बात। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। दूसरी बात, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। याद रखोगे, रट के रखोगे, मैं तीनों चारों पैरामीटर लिखूंगा, राइट। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गया, इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर हो गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी ज्यादा साउंड की स्पीड होगी। और साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में, राइट। स्क्रीनशॉट लेना है इसलिए लिखवा रहा हूं, सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड में सबसे ज्यादा किस में होता है? पहला आता है एल्यूमिनियम, दूसरा आता है निकेल,
तीसरा आता है स्टील, राइट। सॉलिड में सबसे ज्यादा आपको कल जाके साउंड का स्पीड पूछा जाए तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा है। अब इसको रिलेट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हट गया। चलिए अब रिलेट करिए। द विसल ऑफ अ ट्रेन पासिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन बी क्लियरली हेard ऑन अ नाइट विद अ डेंस फॉग। बिल्कुल सही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी ऑफ ईयर। दोनों सही है, राइट। नाइट में ज्यादा दूर तक सुनाई देता है ना, इसको लॉजिकल है, पता है, हमें एक्सपीरियंस से ही पता है। चलिए आगे। इन अ विंटर और रेनी सीजन द साउंड कैन बी क्लियरली फ्रॉम अ लॉन्ग एंड। दूर से हमें विंटर में और रेनी सीजन में साउंड सुनाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, राइट। एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होने के बाद द ह्यूमिडिटी इन द ईयर इज मोर इन विंटर एंड रेनी सीजन। थोड़ा विंटर में डाउटफुल हो सकता है, मगर ऑप्शन ही ऐसे गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब एक और बात याद रखिए, लाइट का स्पीड साउंड से काफी गुना ज्यादा है। लाइट का स्पीड ईयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। इसीलिए बिजली जब चमकती है पहले दिखाई देती है, फिर उसके बाद में आवाज सुनाई देती है। क्लियर। क्योंकि स्पीड में वेरिएशन, राइट। दो साउंड के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड। और दो लाइट को देखने के लिए मिनिमम गैप होना चाहिए 1/16 सेकंड। क्लियर। ये भी याद रखो। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। साउंड वेव पास फास्टर देन द की सब्सटेंस फ्रॉम अ रियल सब्सटेंस। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। साउंड वेव गो थ्रू द वैक्यूम हॉलो एट द फास्टर स्पीड। वैक्यूम में साउंड वेव का स्पीड 0 होता है। साउंड वेव को पास होने के लिए मीडियम की जरूरत है। विदाउट मीडियम साउंड वेव पास नहीं हो सकती। क्लियर। ये आपको बिल्कुल समझ में रखना है। तो बी को कैंसिल करिए, हटाइए बी को। 4 जाएगा, 2 जाएगा, बचा क्या है? 1 और 3। साउंड वेव आर वर्टिकल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। हाँ ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव भी होते हैं। साउंड वेव पास लेस रैपिडली फ्रॉम द एयर मटेरियल देन द लिक्विड। हाँ, लिक्विड में साउंड वेव का एयर से स्पीड ज्यादा होता है, तो ये भी सही है। तो देखिए ACD आंसर इज 1। इज द रीजन वाई साउंड क्वालिटी इज इंफीरियर इन पब्लिक हॉल और ऑडिटोरियम। इको की वजह से। इको का मतलब क्या होता है? वही साउंड रिपीटेडली सुनाई देना। आप कभी पहाड़ों पे गए होंगे तो आप बोलते हो, राइट। बोलता है तो फिर और साउंड टकराता है पहाड़ों से, रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई देता है, उसको बोलते हैं इको, राइट। इको के लिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये आप हो, मेरी ड्राइंग बिल्कुल मजनू भाई के तरह है, राइट। और ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। आपके और पहाड़ के बीच में लगभग 17.2 मीटर का गैप होना चाहिए। आपके और पहाड़ों के बीच में 17.2 मीटर का गैप होना जरूरी है वो इको सुनाई देने के लिए। क्लियर है। चलिए। इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। ओके, सोनार टेक्निक का यूज होता है। ओके, और सोनार में जो वेव होती है अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनिक, राइट। साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन टेक्निक्स, वो है सोनार। डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स में मेजर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉज साउंड फॉर्मेशन। देखो साउंड क्यों बनता है? वाइब्रेशन की वजह से साउंड बनता है। आप देखिए दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे करिए, ऐसे करोगे क्या होगा? ऐसे करोगे तो साउंड बनेगा। क्यों साउंड बन रहा है? कि दो चीजों का वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन से साउंड बनता है। याद रखिए, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम, राइट। सो वाइब्रेशन की वजह से आपका साउंड क्रिएट होता है। उसके बाद में फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव के ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए? बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। साउंड वेव के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड वेव कैन नॉट ट्रांसमिट, राइट। तो वैक्यूम इज रिक्वायर्ड नहीं, मीडियम, फिजिकल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज नेसेसरी। हाँ बिल्कुल, मीडियम की जरूरत है। सबसे ज्यादा सॉलिड में वेव का स्पीड होता है। ठीक है, चलिए गुड। सेकंड आंसर फटाफट आंसर आ रहे हैं आज, बहुत खुश हूं मैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव
इज नॉट पोलराइज। मैंने कल भी ये क्वेश्चन बोला था ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, सभी एग्जाम में बाबा रिपीट होने ही है क्वेश्चन, राइट। तो पोलराइजेशन साउंड वेव का होता है, राइट, या नहीं होता है? नहीं होता है। पोलराइजेशन जो किया जाता है वो लाइट वेव का होता है, और जिस डिवाइस की हेल्प से पोलराइजेशन किया जाता है उसको बोला जाता है पोलराइजर। और पोलराइजेशन हुआ या नहीं, कितना हुआ, ये देखने के लिए एनालाइजर का यूज होता है। क्लियर? सो विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट पोलराइज? साउंड वेव कहां है? साउंड वेव इन द ईयर कैन नॉट पोलराइज। फॉरेस्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 बाय टाइम, 1 अपॉन टाइम होता है सेकंड में, 1 बाय सेकंड, इसको बोल सकते हैं हम पर सेकंड। क्या बोलते हैं? पर सेकंड। और पर सेकंड का दूसरा नाम है हर्ट्ज, एंड हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे, राइट। वेवलेंथ का मीटर, डिस्टेंस है सेंटीमीटर हो सकता है, और एंगस्ट्रॉन यूनिट भी होता है, राइट, जिसे A0 से दिखाया जा सकता है। सो हर्ट इज आंसर, हर्ट एक आंसर है उसका। व्हाट इज द वेट ऑफ ईयर ऑन अ सी फ्लैट? राइट, मतलब सिंपल, वेट ऑफ ईयर का मतलब क्या पूछ रहा है? वो पूछना चाहता है कि प्रेशर कितना है। क्या भाई, क्या पूछा है मैंने? हर्ट्ज, बिल्कुल सही है, हर्ट्ज है, राइट। उसके बाद में ये पूछना क्या चाहता है? प्रेशर कितना है, राइट। तो प्रेशर होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, सिंपल इस क्वेश्चन का मीनिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ रहा है। 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, यहां सेंटीमीटर में गिवन है तो 76 सेंटीमीटर, इसको इंच में कन्वर्ट करोगे तो 29.9 इंचेस, और इसी को बार में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा। क्लियर? और इसी का एक है 1 ATM, और प्रेशर का दूसरा एक यूनिट है टॉर्क। प्रेशर का दूसरा एक यूनिट है टॉर्क, और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। वैसे मैनोमीटर भी, मैनोमीटर प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, राइट। प्रेशर गेजेस भी होते हैं, मैनोमीटर्स होते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, राइट। चलिए आगे। सो इसका आंसर इज ऑल ऑफ दीज, राइट। वैसे वाटर के कॉलम में पूछा जाए तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, और 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलग अलग यूनिट है। पास्कल, बिल्कुल, पास्कल भी प्रेशर का एक यूनिट है, पास्कल भी है। पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए, अकॉर्डिंग टू लिसनिंग रेशियो इन अ फॉलोइंग डायरेक्शन, हाउ मच इज द एबिलिटी ऑफ अ सिटीजन टू लिसन विदाउट एनी फेल्यूर और डैमेज? राइट, कहां तक मैंने अभी बताया था आपको। देखो क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे नहीं कंटेंट बता रहा हूं, सभी जगह का एसएससी से लेकर सभी जगह का कंटेंट एक गट्टा करके आपने के सामने रखता हूं, राइट। मगर क्वेश्चन सभी एमपीएससी के लिए, इसीलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो एग्जाम के पहले, राइट। एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि मैं सब कुछ करके जा रहा हूं। भले आपने मैराथन ही अटेंड किया हो फिजिक्स का, मगर कॉन्फिडेंस ये होगा कि सब करके जा रहा हूं, इससे 2-4 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे। नहीं यार मेरा फिजिक्स ही रह गया, फिर इससे थोड़ा सा आदमी लो हो जाता है। तो लास्ट में इतना मैराथन करके जाइए, बाकी अब कुछ करने का समय बचा नहीं। 85 डेसिबल, राइट, 90 के नीचे होना चाहिए। 90 के ऊपर डेंजरस है, 100 के ऊपर मैड है। मिनिमम साउंड सुनने 0 डेसिबल का। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एंट्री करते हैं, राइट। अब उसके पहले मैं दोस्तों एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, ये आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। रिवर्ब्रेशन क्या होता है? रिवर्ब्रेशन, रिवर्ब्रेशन का मतलब होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट। आप, मेरा साउंड यहां से निकला, समझ लीजिए ये मैं हूं, यहां से साउंड निकला, इस वॉल को
जाके टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस वॉल को जाके टकराया, फिर रिफ्लेक्ट होके इस वॉल को जाके टकराया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे साउंड के, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, राइट। ये अवॉइड करने के लिए आपने सिनेमा थिएटर में देखा होगा, राइट, कुछ लेदर का मटेरियल वगैरह लगाते, पर्दे लगाते हैं, ये क्यों? ये मल्टीपल साउंड का रिफ्लेक्शन अवॉइड करने के लिए। गॉट इट। उसके बाद डोपलर इफेक्ट भी है। डोपलर इफेक्ट, साउंड का डोपलर इफेक्ट क्या होता है? समझ लीजिए कि ये साउंड का सोर्स है, यहां से साउंड आ रहा है और आप साउंड के सोर्स की तरफ जा रहे हो, मतलब कहीं ट्रेन का पोंगा बज रहा है, मतलब सायरन बज रहा है, पोंगा ऐसे ही बोल दिया मजाक के लिए, तो सायरन बज रहा है ट्रेन का, राइट। हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं तो हमें यह लगेगा कि साउंड अब ज्यादा लाउडली आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है साउंड की, लग रहा है, मगर एक्चुअल में उतने ही फ्रीक्वेंसी से, उतने ही एम्पलीट्यूड से सायरन बज रहा है, राइट। मगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं इसलिए लगता वैसे है, इसको बोलते हैं डोपलर इफेक्ट। क्लियर? चले आगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने तीनों टॉपिक जो पहले ले रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कल के सेशन में कवर होंगे। कल आपको अटेंड जरूर करना है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट करेगा लास्ट में। इको मतलब एक टाइप रिफ्लेक्शन है, ओके। रिवर्बरेशन का मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन। चलिए, ग्रेविटी, ग्रेविटी का यूनिट क्या है? जी। ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी का यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? करंट का यूनिट तो वैसे एम्पियर है, एम्पियर है, मगर यहां कहीं एम्पियर दिख नहीं रहा है, तो करंट होता है I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलोम सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। कूलोम सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। देखिए कहां है, कूलोम पर सेकंड, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। पावर ब्लॉक, पावर को रजिस्ट करने वाली कौन सी चीज है? रेजिस्टेंस, राइट। तो पावर को ब्लॉक करने वाली भी चीज क्या होगी? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओहम। देखिए कहां, पहला 3, ओके। उसके बाद में दूसरा क्या है? दूसरा जो है 1 है, पहला 3 दूसरा 1, खत्म, आंसर मिल गया, सेकंड। ठीक है, सबको ठीक है। चलो आगे। हाँ देखो, कल मैंने सीवी रमन जी का इफेक्ट बताया। उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स थी ना, उनके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताया, राइट। तो सीवी रमन का इफेक्ट कहां है? कहां है? रेडिएशन ऑफ लाइट। बिल्कुल, रिफ्लेक्टेड जो लाइट थी उनमें अलग अलग वेव है, फ्रीक्वेंसीज के वेव है, तो उसका स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। ओहम, रेजिस्टेंस के बारे में, तो कहां है रेजिस्टेंस? ऑब्स्टैकल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को कौन रजिस्ट कर रहा है? वो है रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बताया। हैंड्स ऑस्टे, उन्होंने क्या बताया? मैग्नेटिज्म जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। सो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना, ये किन्होंने बताया है? तो हंस जी ने बताया है। उसके बाद में माइकल फैराडे, राइट। बचा क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, खत्म। 2 कहां है आंसर? 3 4। उसके बाद में 3 4 1 3 4 1, आंसर इज 2। क्लियर? 3 4 1, आंसर इज 2। चलो आगे चलिए। बिल्कुल ये टॉपिक ऐसा बनेगा कि आप आराम से स्कोर कर लोगे, स्कोर करोगे। अ चार्ज ऑफ 300 coulomb is drawn by a filament of an electric bulb for a 5 minutes. Find the amount of electric current flowing through the circuit. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज।
चार्ज क्या है? चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट है कूलोम्ब, साइंटिस्ट का नाम है, राइट। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलोम्ब, सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलोम्ब, स्टेट कूलोम्ब। इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चंस कवर होंगे आपके, सभी 100% कवर होंगे, राइट। चार्ज कितना है? 300। टाइम सेकंड में होना जरूरी है, क्या दिया है? 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए, 5 × 60 तो क्या बनेगा? 1 एम्पियर। देखिए कहां है 1 एम्पियर? आंसर इज 1, आंसर इज 1। चलिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल इज लेस टू मोर सिक्वेंशियली। पढ़ते रहिए, ऑफलाइन पेपर है, अंडरलाइन करना है। क्या बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। लोग गलती कर लेते हैं, ये ब्लंडर होगा रीड करने में गलती की तो, राइट। जो क्वेश्चन पेपर है ना उस पर मार्क करिए, किसी को देना नहीं है आपको पेपर, आपके पास ही रखना है, तो उस पर मार्क करिए। क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या गिवन है आपके पास? सिल्वर गिवन है, एल्यूमिनियम गिवन है और कॉपर गिवन है। सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का, तो लास्ट में आएगा सिल्वर। ये दोनों ऑप्शन हो गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। सिल्वर से कम होती है कॉपर की और कॉपर से कम होती है एल्यूमिनियम की, राइट। सो सिल्वर, कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, राइट। हम घर के वायर जो होते हैं वो कॉपर के बनते हैं, सिल्वर के इसलिए नहीं बनाते कि बहुत महंगा है। कॉपर का इसलिए बनाते हैं कि इकोनॉमिकल है और उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगा। करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। क्लियर? ये याद रखिए। व्हाट डज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिलेटेड टू? अब फैराडेज ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट जो दिया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, राइट। आप यहां देखिए, ये देखा है सबने इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। हमें क्या करना है? ये कोटिंग जो है कॉपर की इस मटेरियल के ऊपर करनी है, राइट। तो हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने करंट दे दिया, फील्ड अप्लाई कर ली इलेक्ट्रिक, तो इस पे जाके कॉपर जो है इस मटेरियल पे डिपॉजिट हो रहा है, राइट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये किन्होंने दिया है? फैराडेज ने, राइट। और इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट लोड। इक्विवेलेंट लोड कितना ये डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर कितना डिपॉजिट होगा, ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, राइट। इसीलिए इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट लोड, राइट। जुगाड़ वाले चीजें लास्ट में जुगाड़ याद रखने सभी। चलो आगे। इलेक्ट्रिक लैम्प इज फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ केमिकली इनएक्टिव गैसेस बिकॉज, इनएक्टिव का मतलब होता है इनर्ट, इनर्ट, राइट। हमारे घर में एक बल्ब हुआ करता था गोलू वाला, ये येलो वाला, इसके अंदर एक फिलामेंट होता था, फिलामेंट। ये फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का है, राइट। और इसके सराउंडिंग में गैस यूज होता है, वो है इनर्ट गैस, राइट। इनर्ट गैस इसके सराउंडिंग में यूज होता है। क्यों? और ये इनर्ट गैस में एक तो आर्गॉन नहीं तो नाइट्रोजन, दोनों में से एक यूज होता है। ये इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जो फिलामेंट है कभी कभी ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। बहुत ज्यादा हीट हो गया तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन की वजह से मेल्ट हो गया समझ लीजिए, तो उसका पानी बन रहा है, तो पानी इस पर ना आ जाए, सिंपल हमारे जुगाड़ू लैंग्वेज में, इसीलिए आपने वहां इनर्ट गैस यूज किया। अब देखिए, टंगस्टन डज नॉट अलाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल अलॉय, ये राइट। टंगस्टन इंक्रीजेस एक ही है, बाकी कोई मेल नहीं खाता, तो आंसर इज ए। क्लियर है? गुड। चलिए आगे। अप्लाइंग द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट पेयर, राइट। पहला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझिए, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में भी पूछा जाता है। हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठा के, ये चार्ज है, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, कहां से? इंफिनिटी से उठा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो इसके लिए वर्क लगेगा, राइट। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, कहीं दूर है,
इंफिनिटी पे है, उसको उठा के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, तो वर्क लगेगा, राइट? उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, वर्क होता है जूल में और चार्ज होता है सेकंड में, सॉरी कूलोम में। जूल बाय कूलोम, जूल पर कूलोम, उसको बोला जाता है वोल्ट। उसको क्या बोला जाता है? वोल्ट, राइट? सो जूल पर कूलोम, जैसे करंट का यूनिट क्या दिया था उन्होंने? कूलोम पर सेकंड। तो कल जाके जूल पर कूलोम दिया है, इसका मतलब वो वोल्ट की बात कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट के अंदर। करंट एम्पियर में होता है, तो ये चला एम्पियर इधर। चार्ज कूलोम में होता है, कहां है कूलोम? राइट? वो ऑप्शन में कुछ गलती कर दी उन लोगों ने, राइट? तो चार्ज जो होता है वो कूलोम में, नॉर्मल कूलोम यहां कुछ होना चाहिए। अब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का सिंपल मीनिंग होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो 1 बाय ओहम, और 1 बाय ओहम को बोला जाता है मोह। क्या बोला जाता है? मोह। और इसी का दूसरा नाम है साइमन। क्लियर? कंडक्टेंस होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। 1 बाय ओहम मतलब ओहम टू द पावर -1, उसको बोलेंगे मोह, मोह को बोला जाएगा साइमन। क्लियर? तो इसका यूनिट होगा कंडक्टेंस का साइमन। सब कुछ क्लियर होगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने रख दूंगा। जो 20-25 क्वेश्चन है उसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी उसमें आएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन होगा उसी इंफॉर्मेशन से टपकेगा। अब देखिए कहां है सेकंड, एक से ही मैच हो गया, खत्म ही हो जाता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, इसने से ही चलता, मगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए करवाया है, राइट? ये मैच द पेयर का एडवांटेज है। व्हाट इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? किलोवाट आवर, किलोवाट, किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट मतलब 1000 वैट आवर्स, आवर्स मतलब होते हैं कितने सेकंड? 3600 सेकंड। आवर्स का मतलब होता है 3600 सेकंड। मल्टीप्लाई करिए 36, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, तो ये 10 टू द पावर 5 जूल आएगा, राइट? क्योंकि वैट जो होता है, वैट क्या होता है? जूल पर सेकंड, और ये टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई विथ सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल, बचा क्या है? जूल। कहां है आंसर? 36 इंटू 10 टू द पावर 5, आंसर इज 1। 36 इंटू 10 टू द पावर 5, आंसर इज 1। चलिए आगे। इफ टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड देन इन पैरेलल कनेक्शन V to the source of a pressure, which of the following statement is true? सिंपल क्या बोला है? डायरेक्ट मतलब सीरीज में, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए, राइट? सो ये R1 है, R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनता है? R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा, तो पावर ज्यादा ट्रांसफर होगी या कम होगी? पावर कम ट्रांसफर होगी और लॉस ज्यादा होगा। पावर में लॉस ज्यादा हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा, राइट? करंट आगे कम जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा। सीरीज में, पैरेलल में होता है तब, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं ना, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ये R1 है, ये R2 है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। 3 हो गए तो 1 बाय R3, ऐसे होते 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 जाएगा, राइट? यहां 3 हो गए तो प्लस R3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो सेम पावर विल बी स्पेंड इन बोथ द कनेक्शन। नहीं, सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा पावर लगेगी, कम रेजिस्टेंस है तो कम पावर लगेगी, पैरेलल में कम है। तो देखिए, पावर विल बी स्पेंड मोर देन पैरेलल कनेक्शन इन अ स्ट्रेट कनेक्शन। स्ट्रेट मतलब सीरीज, राइट? चलिए आगे। ठीक है ना रे बाबा? समझ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो, राइट? लास्ट तक बने रहना है। खाना खाने का क्या 5 मिनट लेट हो जाएगा और क्या होगा, क्योंकि साथ में करोगे ना तो थोड़ी सी इच्छा भी होती है, फिर वीडियो देखने में मजा नहीं आता है उतना। मेल्टिंग वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो मेल्टिंग वायर एक ही जगह होता है, वो होता है फ्यूज के अंदर। घर में फ्यूज होते हैं, राइट? ये फ्यूज सर्किट के साथ सीरीज में लगते हैं,
राइट। इनमें जो वायर यूज होती है वो अलॉय होता है, वायर जो यूज होती है वो अलॉय है, किसका? लीड और टीन का। घर में जो फ्यूज होते हैं वो रेड वायर को कनेक्टेड होते हैं। देखो प्लग में 3 वायर होते हैं, एक रेड, राइट, दूसरा ब्लैक और तीसरा ग्रीन। ये जो ग्रीन है वो ग्राउंड पे दी जाती है, रेड है इससे थ्रू करंट पास होता है जिसको लाइव वायर बोला जाता है, रेड के थ्रू करंट पास होता है। ग्रीन जो होती है वो अर्थिंग मतलब ग्राउंड के लिए होती है, और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल होती है, राइट। और इस रेड वायर को लगाया जाता है फ्यूज, राइट, और फ्यूज में वायर होता है लीड और टीन का। वायर किसका होता है? लीड और टीन का, राइट। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है कि जल्द ही ना टूटे, करंट पास होगा तो हीट जनरेट होती है, उसके वजह से मेल्ट ना हो, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। कनेक्टेड टू अ डिवाइस साइमल्टेनियसली मतलब सीरीज की बात कर रहा है। कनेक्टेड पैरेलल टू डिवाइस बिल्कुल नहीं। इज मेड अप ऑफ अलॉय, हाँ बिल्कुल, लीड और टीन का। अलॉय मतलब 2 चीजों का मिक्सचर, तो लीड और टीन का बना हुआ है। मेड अप ऑफ प्योर मेटल नहीं, दोनों का है, लीड और टीन का, तो ये कैंसिल होगा। फर्स्ट एंड सी, ए एंड सी, कहां ए एंड सी? 1। चलो आगे, चलू या ना चलू? गेटिंग इट और नॉट? देखो जहां रेजिस्टेंस होगा, मुझे क्या बोला है सर, सीरीज और पैरेलल के पावर के बारे में बताइए। जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ज्यादा पावर लगेगी आगे जाने के लिए करंट को, राइट, और सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है तो आगे जाने के लिए कम पावर लगेगी। क्लियर है, हाँ या ना? क्योंकि पावर करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। चलिए आगे। ऑफ द फॉलोइंग पावर ब्लॉक ऑफ अ मेटल इज हाईएस्ट। पावर ब्लॉक का मतलब क्या है? पावर के लिए रेजिस्टेंस कौन, करंट के लिए रेजिस्टेंस कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस ही, पावर, करंट को अपोज कौन कर रहा है, ऐसे बोलना है मुझे। करंट को अपोज कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है ये पूछा है। कॉपर का कम होता है, राइट, निकेल का भी कम होता है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? टंगस्टन का होता है। जो लिस्ट है उनमें सबसे ज्यादा कौन है? टंगस्टन का। क्लियर, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? Which of the following does not apply ओहम्स रूल? ओहम्स रूल कहां अप्लाई नहीं होगा ये पूछा है। क्या है ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आएगा बीच में रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। R क्या है? रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब देखो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, राइट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां आएगी रेजिस्टिविटी, दैट इज रो L बाय A, रो L बाय A। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टिविटी, ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना करंट कम जाएगा। क्लियर। अब कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इज 1 बाय रेजिस्टिविटी रो। रो का यूनिट भी पूछा जाता है, तो रो का यूनिट क्या होगा? देखिए आर का यूनिट है ओम, रो का यूनिट निकालना है, यल का यूनिट है मीटर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहां का मीटर हट जाएगा तो आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट बनेगा ओहम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट बना, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? 1 अपॉन ओहम इंटू मीटर। तो ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स होता है मोह पर मीटर। खत्म। ये भी कभी एग्जाम में एसएससी वगैरह जैसे एग्जाम में ये पूछ चुके हैं, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और छोड़ दीजिए। चलिए ओके। अब देखो यहां करंट और वोल्टेज के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, राइट। जहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ की रिलेशनशिप होती है वहां ओम्स लॉ अप्लाई होता है। क्लियर है। और ये सेमीकंडक्टर में नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में कुछ इस तरह से रिलेशनशिप, ऐसे।
राइट, तो वो नहीं होगा वहां, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप, तो सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कनेक्टेड इन अ हाउस इन अ पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज हमारे घर में जितने अप्लायंसेस होते हैं वो सभी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ओके, क्यों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं? वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहने के लिए। समझ लीजिए सीरीज में कनेक्टेड होते, आपने फ्रीज लगाया, फिर एसी लगाया, फिर टीवी लगाया, सब कुछ लटक जाता, करंट ही नहीं मिलता, करंट ही नहीं मिलता है ना भाई। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, आप उसी में टीवी भी लगा रहे हो, उसी में फ्रीज भी लगा रहे हो, उसी में सब कुछ लगा रहे हो, गीजर भी उसी में लगा रहे हो, तो लोड आएगा, सिस्टम काम नहीं कर पाएगी, राइट। मैं फ्रीज लगा रहा हूं तो इंडिपेंडेंटली फ्रीज लगाऊंगा, उतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जब पैरेलल कनेक्शन रखोगे आप रेजिस्टेंस का, तो इसमें वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, राइट। तो मैं इंडिपेंडेंटली वर्क करवाना चाहता हूं। फ्रीज का वॉशिंग मशीन से कोई रिलेशन नहीं, वॉशिंग मशीन का गीजर से कोई रिलेशन नहीं, सबको 220 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, राइट। जब ये सीरीज में होते तो ऐसा नहीं हो पाता, करंट की डिमांड लगती हमें, सबके लिए मुझे इंडिपेंडेंटली करंट देना है, इसीलिए तो टू गेट मोर करंट हम सबको पैरेलल में लगाते हैं। हाँ, फ्यूज सीरीज में रखता है रेड वायर के साथ में, मगर सभी अप्लायंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कनेक्टेड इन हाउस इन पैरेलल कनेक्शन बिकॉज टू गेट मोर करंट, वही रिपीट हो चुका है, सॉरी। अब देखो, उन्होंने क्या, कुछ अप्लायंसेस गिवन है एक तरफ, दूसरी तरफ उनको लगने वाली पावर गिवन है। तो आप बोलोगे सर हम पावर रटेंगे? अबे वो तो फिर क्या फायदा, कितने चीजों की पावर रटेगा, कल जाके उसके दिमाग में आ गया तो बल्ब देगा, कुछ भी दे देगा, इतनी चीजों की रट सकते हैं क्या? नहीं, कॉमन सेंस लगाएंगे। कैसे कॉमन सेंस? ये गिवन लिस्ट है हमारे पास, इनको हमारे लॉजिक के हिसाब से कौन ज्यादा पावर लेगा ये लगाएंगे। रेडियो सेट है, रेडियो बैटरी छोटे सेल पे भी चलता था, तो रेडियो को सबसे कम वोल्ट पावर लगेगी। उसके बाद में टीवी है, टीवी को रेडियो से ज्यादा लगेगी, राइट। और टीवी से ज्यादा फ्रीज को लगेगी, फ्रीज से ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रेस को लगेगी। कॉमन सेंस की बात है। अब वैसे ही लगा लो, सबसे कम रेडियो को लगनी है तो इनमें से सबसे कम वाली रेडियो को लगा दो, फिर उससे ज्यादा टीवी को लगेगी तो इससे ज्यादा कौन है? 120, तो टीवी को अटैच कर दो। फ्रीज टीवी से ज्यादा, इससे ज्यादा कौन है? फिर 130। इलेक्ट्रिक प्रेस फिर सबसे ज्यादा 270, राइट। तो कैसे आएगा? 3 के बाद में 1 4 2, आंसर इज 3। खत्म, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? लेस लेंथ थिक वायर इज यूज फॉर लो रेजिस्टेंस। हमें पता है R इज इक्वल टू रो L इंटू ए, तो लो रेजिस्टेंस चाहिए तो लेंथ कम, एरिया ज्यादा, ठीक होना चाहिए, 1 सही है। फॉर मोर पावर रेजिस्टेंस शॉर्ट लेंथ, नहीं, शॉर्ट लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्लियर। तो ये नहीं हो सकता, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली सेंटेंस ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए, द फंक्शन ऑफ टेलीफोन ईयर हियरिंग इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक का देखो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, राइट। और ये जो ईयर हियरिंग्स है ना, वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है। चलो आगे, चलिए। नहीं नहीं नहीं, प्रेस को कम नहीं लगेगा मेरे भाई, एक दिन प्रेस ऑन करके रखो, प्रेस को ज्यादा लगता है, प्रेस को फ्रिज से भी ज्यादा लगता है। इन केस ऑफ प्रेस को लगभग 750 to 1000 वैट के आसपास लगती है पावर प्रेस के लिए, याद रखो। याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, मतलब समझ में, लॉजिकली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन द केस ऑफ इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस देन इट डज नॉट कम्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो गिवन है नीचे वाले, उनमें से कौन नहीं बनाता है? करंट और वोल्टेज के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब ओम्स लॉ फॉलो करना है,
ओम्स लॉ मेटल फॉलो करते हैं, तो कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, खत्म, इसको हटा दो। योर आंसर इज 1। आंसर क्या होगा? 1। 4 रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm each are connected in parallel. Okay, 4 such a combination are connected in series, then what is the total resistance? उन्होंने क्या बोला है, 16 वाले पहले 4 पैरेलल में लगाए, फिर उनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, वैसे 4 रिजल्टेंट सीरीज में लगा दिए, तो कितना रेजिस्टेंस बनेगा? तो पहले तो इनको पैरेलल में लगा के देखते हैं। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, मतलब 4/16 होगा। 4/16 बेस सेम है तो पावर की ये सेम है नीचे वाला, तो ऊपर की एडिशन होगी। 4 चौक 16, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/4, मतलब R इक्विवेलेंट बनेगा 4, राइट। ये 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए, तो 4 सीरीज में लगा दिए तो 4 + 4 + 4 + 4 कंबाइन कर लो तो क्या बनेगा? 16, खत्म। क्या आएगा आंसर? 4। क्लियर? वही क्वेश्चन, क्या पूछना है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt एंड 240 वोल्ट लैंप विल बी। रेजिस्टेंस पूछा है, कैसे निकालेंगे? पावर गिवन है। पावर क्या होती? देखो, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, याद रखोगे, पावर इज वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर। वोल्टेज को लिख सकते हैं I इंटू आर, तो आपका I क्या आएगा? I आएगा V/R। पुट करिए यहां, V/R इंटू I, सॉरी V²/R। V कितना गिवन है? ये पावर है, पावर है 100, V कितना है? 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय R, 0 0 0 कैंसल, तो R इज इक्वल टू 24 इंटू 24। क्या बनता है इसका? कोई जरूरत नहीं है यार, 3 डिजिट में आएगा। 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 डिजिट में। कौन सा है 3 डिजिट में? खत्म, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। सभी जगह मूर्ख का काम है कैलकुलेशन करते रहना, कुछ डायरेक्टली मिल जाते हैं। क्यों 24 इंटू 24 करते रहोगे? पता है 3 डिजिट में आना है। ओके, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, तो इससे कम वैल्यू होगी 576। चलिए आगे। इफ 60 वैट, लोग पूछ रहे थे सर न्यूमेरिकल पूछते क्या? देखो न्यूमेरिकल आ गए। 60 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ कोटास विथ वोल्टेज 220 वोल्ट, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? राइट, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट पूछ रहा है। तो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर कितनी है? 60, वोल्टेज गिवन है क्या रे? वोल्टेज, चलिए 220 इंटू करंट। अब देखो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? 60/220। कुछ लोग इसके भी कैलकुलेशन करेंगे, मूर्ख भरे लोग इनका भी कैलकुलेशन करेंगे। मैं मूर्ख भरे इसलिए बोल रहा हूं मजाक के लिए, मगर दोस्तों प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान देना है, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है। प्री में टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना। 60/220 1 से कम आएगा, देखो एक ही ऑप्शन 1 से कम है, खत्म। हाँ या ना, समझ रहे हो या नहीं? बाबा समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर? हाँ या नहीं? बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, खटाखट। भक्ति नानेकर बिल्कुल सही है, भक्ति। चलो आगे। हाँ, फॉर द फ्लो ऑफ 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 20 ohm barrier, there should be a potential difference between the two end of carrying circuit। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, क्या गिवन है? करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। I कितना है? 0.5, R कितना है? 20, तो 20 इंटू 0.5 होता है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये होगा वोल्टेज। क्लियर? चलिए अब देखो दोस्तों, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए चलिए चलिए, हाँ, पहले तो कैपेसिटी नाम की एक चीज होती है, राइट। कैपेसिटी
राइट। कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी जो होती है वो होती है चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज, राइट। चार्ज होता है कूलोम में, वोल्टेज होता है वोल्ट में। तो कूलोम वोल्ट उसका यूनिट है कैपेसिटी का, और कूलोम वोल्ट कैपेसिटी का यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं फैराड। उसको क्या बोला जाता है? फैराड बोला जाता है, फैराड, राइट। अर्थ की कैलकुलेटेड कैपेसिटी, किसकी? अर्थ की। कौन सी? कैलकुलेटेड कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, किसकी? अर्थ की। कैलकुलेटेड 711 माइक्रोफैराड होती है, 711 माइक्रोफैराड कैलकुलेटेड, मतलब एक्चुअल तो जीरो होती है, एक्चुअल होती है 0 फैराड। क्यों 0 फैराड एक्चुअल? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, वोल्टेज क्या है? 0 है, न्यूट्रल है। तो ये एक्चुअल में, सॉरी, एक्चुअल में कैपेसिटी इंफिनिटी होती है। एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी? कैपेसिटी इंफिनिटी होती है एक्चुअल में, और कैलकुलेटेड होती है 221। ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी का यूनिट है फैराड, कैपेसिटी का यूनिट क्या है? फैराड। क्लियर है सबको? ओके। और एक है कैपेसिटर, कैपेसिटर जिसको कंडेंसर भी बोला जाता है, कंडेंसर, राइट। सी से डिनोट किया जाता है। जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो बिल्कुल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपोजिट टू रेजिस्टेंस है, C1 अपॉन C2, राइट, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। जब पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2, राइट। दूसरी एक टर्म है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, राइट। इंडक्टेंस, दो टाइप के इंडक्टेंस है, एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम करते, ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर आपका नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर काम करता है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर एसी करंट के ऊपर काम करता है, राइट, डीसी पर नहीं। बैटरी डीसी करंट को स्टोर करती है, बैटरी डीसी को स्टोर करती है, डीसी स्टोर करती है बैटरी, राइट, एसी स्टोर नहीं करती है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, राइट। और रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे जा रहा हूं, राइट। ट्रांसफॉर्मर एसी पर काम करता है, क्लियर। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वो काम चलता है उनका, किस पे काम चलता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर, राइट। इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट इज हेनरी, राइट। मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच का, ये दो चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, राइट। तो ये चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस है 2L, ओके। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट कूलोम इनटू मीटर है, और इसका दूसरा यूनिट डेबाय भी है, इसका दूसरा यूनिट क्या है? डेबाय भी है। लोवेस्ट चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम। लोवेस्ट निगेटिव चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम, राइट। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो हीट जनरेट होती है। यह कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो हीट जनरेट होगी। कितनी हीट बनेगी? वो बनती है V इंटू आई, मतलब पावर इंटू टाइम। कितने समय के लिए वो पावर पास करोगे, तो VI इज पावर इंटू टाइम, इतनी इलेक्ट्रिक हीट बनती है। क्लियर है? सबको क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है या नहीं? मैं और देखूं, कुछ आपको बताना जरूरी है क्या? इतना काफी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है न्यूटन में और चार्ज होता है कूलोम में। चार्ज किस में होता है? कूलोम में। यह भी आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव की तरफ जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव की तरफ जाएगी। मेटल के अंदर फ्लो नहीं होती है, बाहर से फ्लो होती है। क्लियर? तो इसीलिए मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सराउंडिंग से पास हो रही है। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, और दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, राइट। देखो ये तीन चीजें आपने सुनी होगी। एक तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये लो करंट को मेजर करता है, लो करंट को मेजर करने का काम करता है, राइट। इसी के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा लो। पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस मतलब लो रेजिस्टेंस लगा दो तो आपको मिलेगा एमीटर, राइट। एमीटर हाई करंट मेजर करता है, हाई करंट, राइट। और एमीटर का रेजिस्टेंस होता है जीरो। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मेजर करता है, राइट। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इंफिनिटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, एमपीएससी में नहीं मगर बाकी एग्जाम में आ चुका है। एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी। वोल्टमीटर जो है सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्टमीटर सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है, तो एमीटर सीरीज में होता है। एमीटर किस में होता है? सीरीज में। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। सो गाइस मैं यहां डिक्लेयर कर लेता हूं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन बहुत रियर चांसेस है इसके बाहर जाने की, बहुत ही रियर चांसेस है कि क्वेश्चन इसके बाहर चले जाए, राइट। मतलब लगभग पूरा टॉपिक कवर किया है। जिस पे क्वेश्चन नहीं थे उनका आपको थ्योरी लिखवा के दिया है। क्लियर? अब इतना ही करिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। मैं पीडीएफ तुरंत शेयर कर देता हूं, राइट। कल का तो थोड़ा सा लेट हुआ था, मुझे जाने के लिए घर पे लेट हो चुका था, इसलिए मैं आपको तुरंत शेयर नहीं कर पाया था, राइट। कुछ चीजें हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, राइट, वो टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन है। इस टेस्ट सीरीज के बहुत कम, वैसे भी बहुत ही कम प्राइस में टेस्ट सीरीज मिलती है इग्नाइट की, 99 रुपीज में है। और क्या कम चाहिए इससे? वीडियो सॉल्यूशन से जरूर कर लेना। फिर उसके बाद ऑफलाइन बैचेस भी है, मैंने कल भी बताई थी, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन 25,000 लाइव रिकॉर्डेड, राइट, 12,000 के आसपास, और रिकॉर्डेड 7,000। क्लियर? तो ये कैसे लगा सेशन बताइए खटाखट, कैसे लगा सेशन? हाउ वाज इट? वेरी गुड सेशन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, आप अपना कमेंट देके जरूर जाइए, अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिए। याद नहीं करवाना चाहिए वैसे लाइक करने का। कड़क, थैंक यू सो मच। खटाखट, गुड। क्वेश्चन 30 पर टेस्ट है, रिमेंबर दिस। सुपर सेशन, थैंक यू सो मच गाइस। We have a great experience from AMUI मेंस मैराथन सेशन। थैंक यू शैलेश, अभी ज्वाइन किया बट अच्छा लगा करके। कल टाइम पे आना सही से, कल लास्ट होगा। टेलीग्राम चैनल पे भी ये मिल जाएगा। कल जितना बचा हुआ है फिजिक्स है ना पूरा समझा दूंगा, राइट। फिजिक्स इतने ही 3 सेशन करके जाइए, बस हुआ, उसके ऊपर मत करिए, राइट। जिनको क्वेश्चन के आंसर मिलने यही से मिलने, नहीं तो क्या क्या कर लोगे। एक नंबर सर, थैंक यू सो मच। लाइक करके जाना यार।
अच्छा लगा तो सेशन सो यूजफुल, सुपर सेशन, थैंक यू शुभांगी। ओके, कल कितने बजे सेम टाइमिंग? रियली गुड सर, माधवी थैंक यू सो मच, रियली गुड सर, थैंक यू सर। सर आंसर सोबत पीडीएफ सेंड करा। ओके, आंसर चाहिए क्या आपको? ठीक है, मैं आंसर भी मार्क कर लूंगा, लाइक ऑलरेडी। ओके गुड, रोशन थैंक यू सो मच बिट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, रियली हेल्पफुल, ग्रेट संकेत, थैंक यू सो मच गाइज। सो शैल आई एंड द सेशन हियर? ब्लर होते हैं, एक मिनट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रोहित, प्लीज डू लाइक and then leave. Thank you so much. I am leaving guys. Good night.